अभी तो मैं 5 मिनट पहले रिवाइज करा देती हूँ जो फॉर्मूले यूज हुए थे लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में जो पहला फॉर्मूला था वो रेडियस का हमने देखा था कि किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस हम कैसे निकालेंगे 0.529, क्या ये 5 है, 0.529। बताओ तुम लोग बोलो, रेडियस जो है वो n स्क्वायर बाई z, यही आ रहा ना पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट का, वो क्या था 2.18 into 10 का पावर, ये था एंगस्ट्रॉम में, ये था 10 का पावर 8 सॉरी, क्या था z/n है ना, ये 10 का पावर 8 ही था ना, 10 का पावर 8 ही था ना या 10 था? मैंने जो कल लिखा है वो क्या लिखा है, कहीं गलत ना लिख लिया, 8 था ना, ठीक। और ये क्या था सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। पहले तो मैं वो दो बेसिक फॉर्मूले लिख देती हूँ जो कि बोहर्स पोस्टुलेट से आए थे। वो क्या था, सबसे पहले हमारा था कि MBR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH/2π, और जो दूसरा वाला था वो ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर टू किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या था mb²/r इज इक्वल्स टू k q1 q2 मतलब Ze²/r², ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी पर आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, mvn²। यहाँ पे हम v की जगह क्या लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा हाफ, k को मैं 1 लिख दिया है सीजीएस सिस्टम में, तो क्या हो गया k 1 हो गया Ze²/r। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन आ रहा था ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वो क्या आ रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से माइनस साइन आ रहा था, और वो क्या था q1 q2/r, k को हमने 1 ले लिया तो Ze²/r। और यहां से जो टोटल एनर्जी आया वो क्या आया आपका माइनस ऑफ हाफ, दिख रहा है ये अंदर, जो टोटल एनर्जी आया वो आया माइनस ऑफ हाफ Ze²/r, ठीक है। और हमने रेशियो निकाला था KE is to PE is to TE, ये रेशियो निकाला था हमने K is to P is to TE। तो ये हो गया था आपका 1 -2 एंड -1, ठीक है। फिर हमने जो टोटल एनर्जी थी इसमें जो भी वैल्यू थी R की वो हमने पुट कर दी थी, कहां से, जो इसकी वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। तो हमारा जो एनर्जी आया, जब भी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, वो 6th फॉर्मूला हो गया यहाँ से, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट पूछ रहा है मतलब कि वो टोटल एनर्जी पूछ रहा है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, En माइनस में होगा ड्यू टू द नेगेटिव, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा -13.6, सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रखी हमने, Z²/n², ठीक है। n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यहां तक पढ़ा था हमने, सारा समझ कर दिया मैंने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा, नहीं। फिर गलती कर रहे हो, ये माइनस साइन क्यों भूल जा रहे हो, अगर तो यहाँ प्लस साइन होता तब वो होता इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी ये माइनस साइन आ गया है, तो माइनस साइन के आने की वजह से क्या है, डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा, माइनस साइन के आने की वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। तभी तो मैंने बोला था कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये बात हमने देखी थी ना बोहर्स
पोस्टुलेट में हमने देखा था कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग, तो n की वैल्यू बढ़ रही है तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग एंड देयरफॉर व्हाट विल इंक्रीज, द एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है क्योंकि माइनस साइन भी है। ठीक है, इनवर्स, ये नेगेटिव और इनवर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, किसी भी गिवन एलिमेंट का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है वो कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है, और वो भी कहां होगी, n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। अगर इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ले ले तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी जीरो हो जाएगा और एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी। ठीक, तो कंक्लूजन निकाल रही हूं मैं, ये एनर्जी के इक्वेशन को देखते हुए मुझे 3 बातें पता चल रही हैं। पहली बात कि n जितना बढ़ते जाएगा एनर्जी की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर n इक्वल्स टू इंफिनिटी है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज जीरो, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब z तो नेगेटिव हो नहीं सकता ना, n नेगेटिव हो सकता है, तो en कभी पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो en की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तीसरी बात मुझे यहाँ से ये पता चलती है, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात करूं तो मैंने n फिक्स कर दिया, तो अगर मैंने एक एलिमेंट फिक्स कर दिया तो z भी फिक्स हो गया, n भी फिक्स हो गया, तो क्या उस फिक्स्ड z और n के लिए e भी सेम रहेगा? तो यही तो बोला था बोर्ड ने कि क्या बोला था कि एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड रहेगी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए किसी भी एलिमेंट का। ठीक, 3 बातें पता चल गई। तो ये था हमारा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम्स। अब हमें देखना है, मुझे बताओ, मैंने एक बात बताई थी कि जो बोहर मॉडल है वो किसके लिए एप्लीकेबल था, किसके लिए एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। मतलब या फिर आपको क्वेश्चन में बोल देगा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज या फिर बोल देगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो वहां पे समझ जाना कि क्या लग जाएगा, बीएमए अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन बोलूं, अगर मैं फास्फोरस बोलूं, अगर मैं ऑक्सीजन बोलूं तो क्या अप्लाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई एक मतलब हाइपोथेटिकल बात बोलूं, क्या ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं क्या अगर O7 प्लस बोल दूं, एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन मैंने O7 प्लस कर दिया, तब क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बीएमए? तो आपके क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट्स आपको पता है जैसे लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन यही सारे आए, ऐसा कोई हाइपोथेटिकल भी सिचुएशन आपको दे सकता है। ठीक है, वैसे बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके हाइड्रोजन He+, Li+2, बेरिलियम +3, बोरॉन +4, इससे ज्यादा नहीं आता। ठीक, बाकी कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो बना ही सकता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ टोटल एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाइड्रोजन में टोटल एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, हीलियम प्लस में टोटल एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैलकुलेट द एनर्जी फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो, मैं E1 करके लिखती हूँ तो मतलब फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, E2 करके लिखूंगी तो सेकंड बोहर ऑर्बिट एंड सो ऑन। ये क्या होता है, -13.6 n²/z²। अगर मैंने हाइड्रोजन फिक्स कर दिया तो z तो फिक्स हो गया 1, और मैंने 1 भी बोल दिया कि क्या किसके लिए, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए, तो ये हो जाएगा 1। E2 क्या हो जाएगा, -13.6 z²/n², n कितना हो जाएगा 4, n² हो जाएगा 4, और इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा -3.4। ये किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। यूनिट का खासा ध्यान रखना है, ठीक है, यूनिट नहीं जानना भूलना।
E3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -13.6 इंटू Z1 है, Z स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा बराबर किसके, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक, और फिर आपका क्या आता है E4, तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 1/16, और ये हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन। 4 वैल्यूज, ठीक है, आपको 4 वैल्यूज याद रखनी है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ बोहर ऑर्बिट का आता है, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन फिक्स था, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि लिथियम का क्या होगा, तो आपने सिर्फ एक काम करना होगा। अगर मैं पूछ दूं लिथियम के फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का क्या एनर्जी होगा, तो ये तो हाइड्रोजन का है, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इसमें भी है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट लिथियम में भी है, एक्स्ट्रा क्या है, Z स्क्वायर है, तो Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा E1 आ जाएगा। मतलब -13.6 से मुझे सिर्फ 9 को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर मेरे को बोल दे कि सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +2 आयन, तो किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड बोहर ऑर्बिट है तो हाइड्रोजन का सेकेंड बोहर ऑर्बिट यही रहेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, -3.4 को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर देना है, उसके Z स्क्वायर से, मतलब कितने, 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अगर मेरे से पूछे कि फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, तो हीलियम आयन का क्या हो जाएगा, मुझे पता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फोर्थ ऑर्बिट का, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी हीलियम के Z स्क्वायर से, कितना हो जाएगा 0.85 इंटू 4, -0.85 इंटू 4। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये चारों वैल्यूज जो है वो आप याद रखिए, चाहे इसको एक डब्बे में बना के, ये तो बना लिया होगा ना आपने, यहाँ तक तो लिखा ही था लास्ट। ठीक है, याद रखना है क्या, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहे तो मैं अभी 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, अभी बोल बोल के याद कर लो। ठीक है, देखो रटना बुरी बात नहीं होती है, रटना बुरी बात नहीं होती है एज लॉन्ग एज इट इज फैचिंग यू गुड मार्क्स। ठीक है, क्योंकि अगर ये रटोगे नहीं, वो बोलते स्मार्ट वर्क करना, अगर ये तुम्हें याद रहेगा तब फटाफट क्या करोगे, तुम Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, और अगर नहीं याद रहेगा तो Z स्क्वायर और डिवाइड करोगे फिर N स्क्वायर से। ठीक है, लेंथी हो जाएगा, आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम कम लगे। ठीक है, अब जैसे कि कैलकुलेट द थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन पूछ रहा है, थर्ड बोहर ऑर्बिट, तो मुझे पहले क्या करना है, थर्ड बोहर ऑर्बिट निकाल लेती हूँ, कितना होता है थर्ड बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन का, मुझे पता है कितना होता है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बोल रहा है कितना हीलियम, तो हीलियम का होता है 2, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, हो जाएगा -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम। ठीक है, इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं E He+3, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम। ठीक, calculate total energy, potential energy and kinetic energy of an element having atomic number 10। अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी किसी एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट का जिसमें हम BMA लगा सकते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर मतलब Z गिवन है आपको 10। ठीक, तो सबसे पहले टोटल एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए निकालना है हमें, तो Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, E2 क्या हो जाएगा -13.6, Z स्क्वायर मतलब 100 अपॉन N स्क्वायर मतलब 4। यही आएगा ना, ठीक है, या तो आप इसको क्या करो, अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 3.4, फिर लिखोगे -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर सेकेंड बोहर ऑर्बिट आप वैसे ही लिख लो, सेकेंड बोहर ऑर्बिट क्या होता है -3.4, सेकेंड बोहर ऑर्बिट पूछा है, E2 लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे, सेकेंड बोहर ऑर्बिट
या तो पूरा फॉर्मूला लगा के करो तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन इजी क्या रहेगा, आपको सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम याद है कितना होता है, -3.4। अब मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ z स्क्वायर से, तो इनटू 100 कर दूंगी, ये क्या आ जाएगा -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी आ गया, ठीक है। टोटल एनर्जी जो भी आया उसका मैग्नीट्यूड में क्या कर दूंगी, सिर्फ प्लस कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में सिर्फ साइन का फर्क होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टीई, तो ये कितना हो जाएगा आपका -680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। एक और क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ, मुझे निकालना है ई बेरिलियम +3 अपॉन एनर्जी ऑफ लिथियम, ठीक है, एनर्जी ऑफ लिथियम Li+2 का। नोटेशन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं, इसका रेशियो निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये द एनर्जी ऑफ, हमें गिवन है एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम, एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन x है, तो हमसे पूछ रहा है एनर्जी ऑफ सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ, एनर्जी ऑफ सिक्स्थ ES लिखा है मैंने, सिक्स्थ ES ऑफ हीलियम आयन इन टर्म्स ऑफ x, दोनों सॉल्व करो। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, पहला है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन एंड एनर्जी ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। दूसरा वाला है क्वेश्चन कि इफ एनर्जी ऑफ लिथियम आयन, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज x, then find out the value of energy of helium ion in its sixth excited state। पहले वाले का आंसर सही है कबीर, करेक्ट। रेशियो क्या होता है, रेशियो बेटा 1/2, 1/3, 2/3 में होता है, उसको हमें पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं पॉइंट में निकालने की, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है मतलब वही तो है रेशियो, लीस्ट रेशियो वही है। 400/81 कैसे निकाला हमने, देखो अभी जो -13.6 वाला जो फैक्टर था वो तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या होता है z²/n² बच गया, तो ये क्या हो जाएगा z1² अपॉन z2² इंटू n2² अपॉन n1², यही हो जाएगा, ठीक है। और z1 z2 आपको पता ही है, ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 9, और थर्ड बोहर ऑर्बिट, ये फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ये 25, और ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड बोहर ऑर्बिट, ये कितना है थर्ड बोहर ऑर्बिट, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 16 400/81। दूसरा वाला देखते हैं, ये हमें x गिवन है तो हमें पूछ रहा है इसका सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट, हीलियम आयन का सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7 कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ दोनों को डिवाइड कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस किसका 7th में, और ये कितना था चौथे में था, ये क्या हो जाएगा z1² अपॉन z2², मतलब लिथियम का कितना हो जाएगा z 9 अपॉन हीलियम का 4 इंटू n2 अपॉन n1, ये हो जाएगा आपका 49, और ये हो जाएगा n1 कितना है 4 मतलब 16, तो नीचे आ गया आपका 64 और ऊपर कितना आ गया
441। अब इसका पूछ रहा है तो ये इधर चला जाएगा और तो ये हो जाएगा 64x, लिख नहीं रहा है क्या, ये हो जाएगा 64x अपॉन 441 हो जाएगा आपका एनर्जी ऑफ हीलियम आयन। यही आ रहा है सबका? ठीक, अब देखो, अब हम थोड़ी बात करते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज में एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन। एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन। ठीक है, अब देखो कि कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है। अब ट्रांजिशन में क्या हो सकता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से हायर जा सकता है या फिर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आ सकता है, यही तो हो सकता है। इसके अलावा और कोई ट्रांजिशन तो हो नहीं सकता, और अगर सेम ऑर्बिट में है तो वो तो कोई ट्रांजिशन है ही नहीं, है ना। तो जो नीचे वाली लाइन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो ऑर्बिट है, तो इसमें ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा, आपका लोअर ऑर्बिट होगा और ये क्या होगा आपका हायर ऑर्बिट। अब देख, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन है, अब इसको जाना है हायर ऑर्बिट में, तो ये कैसे जाएगा, एनर्जी क्या करेगा, इसको एनर्जी मिलेगी तभी तो ये ऊपर चढ़ेगा सीढ़ी, एनर्जी एब्सॉर्ब करके। ठीक है, तो ये क्या है ट्रांजिशन, ये कब पॉसिबल हुआ, एनर्जी एब्सॉर्ब करके। ठीक है, इसको मैं E1 बोल देती हूँ और इसको मैं E2 बोल देती हूँ। तो E2 बड़ा होगा E1 से, है ना, इतना तो तय है कि E2 बड़ा होगा E1 से। अब मान लो ये लोअर ऑर्बिट है, ये हायर ऑर्बिट है, अगेन सेम क्या है, ये E2 है और ये E1 है। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में था, अब ये क्या आना चाहता है, मैंने आपको बोला था कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। ठीक है, उसको धरती पर आना ही है, ठीक है, अपने मेन पोजीशन पर आना ही है, तो ये आएगा नीचे, और ये जो ट्रांजिशन होगा ये कैसा होगा, कब होगा, जब एनर्जी क्या हो करेगा ये, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई थी इसीलिए ये ऊपर गया, तो नीचे जब आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा नीचे आने के लिए। ये तो बातें समझ में आती हैं। तो जब भी एनर्जी एब्सॉर्ब या एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, जब भी नीचे से ऊपर जा रहा है एनर्जी या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अगर मैं चेंज इन एनर्जी बोलूं तो ये हो जाएगा, जितना भी चेंज इन एनर्जी है, इन दोनों एनर्जी लेवल का जितना भी डिफरेंस होगा उतना ही एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज करेगा। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, इन दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा वही क्या करेगा, वो एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज करेगा। तो जब भी एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज की बात करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ई से। मैं एनर्जी एब्सॉर्ब कह लूं या फिर मैं एनर्जी रिलीज कर दूं, दोनों को ही मैं रिप्रेजेंट करूंगी डेल्टा ई से। ठीक है, अब मैं ऑलरेडी एब्सॉर्ब और रिलीज वर्ड बोल रही हूं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं E2 माइनस E1 करूं, E2 माइनस E1, और मैं बोलूं एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, तो एनर्जी माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, एब्सॉर्ब कर रहा है तो माइनस में आएगा। ठीक है, और जब भी मैं बोलूं कि एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा, प्लस में। लेकिन मैं हमेशा डेल्टा ई को हमेशा किस में रखूंगी, E2 माइनस E1 में। वो मैं बोलने को मैं बोल सकती हूँ कि एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है या एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन डेल्टा ई विल बी ऑलवेज E2 माइनस E1। हायर एनर्जी लेवल जिसका एनर्जी ज्यादा होता है, आप सबको पता है, माइनस लोअर एनर्जी लेवल, आप सब लोग को पता है क्या, E2 इज ग्रेटर देन
E1। इसीलिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज होगी वो हमेशा डेल्टा E के बराबर होगी, और डेल्टा E क्या होगा, E2 माइनस E1 के बराबर। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, बढ़िया बात है। हमेशा याद रखना, एनर्जी एब्जॉर्ब क्या रिलीज विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। आपको E2 की भी वैल्यू पता है, E2 कब होगा, जब n इक्वल्स टू 2 होगा। सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो Z तो सेम होगा, सेम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है और नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, ऑर्बिट तो जस्ट एक पाथ है ना। एब्जॉर्ब करते टाइम मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी आपको बाहर के सोर्स से देनी पड़ रही है। समझ में आई मेरी बात? मतलब इसको एनर्जी लेनी पड़ रही है तब जाके यहाँ पर आ रहा है। अभी अपने मन से तो एनर्जी इसके पास से तो नहीं आ रही, तो फिर ये माइनस ई लिखेंगे। ठीक है, नेगेटिव होगी वो एनर्जी, क्योंकि आप दे रहे हो, कोई भी चीज आप जब देते हो तो नेगेटिव में जाते हो, और कोई भी चीज लेते हो तो क्या करते हो, पॉजिटिव में आते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा ई को मैं लिख सकती हूँ E2 माइनस E1, और E2 को मैं लिख सकती हूँ क्या, -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। Z स्क्वायर यहाँ पे N क्या होगा, N2 होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, N2 स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन यहाँ पे N क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, तो N1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया ये दोनों, तो इसको मैं लिख सकती हूँ -13.6 और Z तो कॉमन है, ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, तो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये होगी आपकी डेल्टा E की वैल्यू। आगे समझ में, ये डेल्टा E की वैल्यू मतलब एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी जितना रिलीज करेगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, चेंज इन एनर्जी है ना, चेंज इन एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि N1 क्या होता है, छोटा होता है, N2 बड़ा होता है, तो 1/N1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जहां पे N1 क्या है, स्मॉल, एंड N2 क्या है, लार्ज। ठीक, समझ में आया इतना? क्वेश्चन करें, देखो, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट calculate the energy required to promote the electron of Li+2 ion। ठीक है, कहां से कहां तक प्रमोट करना है हमें, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट जिसको हम GS से रिप्रेजेंट करेंगे, टू ग्राउंड स्टेट टू है आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। चलो, आपको देखो इन सारे क्वेश्चन में जो भी आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है वो बस N1 N2 में लगाना है। मतलब यहाँ पे डेल्टा E पूछ रहा है, और ऑब्वियसली अगर एक्साइट हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एनर्जी क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। मुझे नेगेटिव पॉजिटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कितना कर रहा होगा, 13.6। लिथियम है तो Z स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 9। ग्राउंड स्टेट मतलब N1 इक्वल्स टू 1 है, ग्राउंड स्टेट मतलब N1 इक्वल्स टू 1। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब N2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 4, तो 1 माइनस 1/4 स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कितना, 1/16। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15/16।
तो ये कितना हो जाता है आपका, ये हो गया था आपका 0.85, तो 0.85 इंटू 9 इंटू 15 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है, हाँ 114.75, ठीक है, ये तरीका है। या फिर देखो इसमें क्या बोल रहा है, N1 से N2 के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। नेगेटिव साइन क्यों आएगा बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, नेगेटिव साइन लगाना, ये डेल्टा ई है, मैंने ई नहीं बोला, यही मैं तब से समझा रही हूँ कि यहाँ पे माइनस साइन आया क्या, नोट सही से करना, जहां पे मैं गलती कर दी नोट करने में वहां पे गए काम से। मैंने बोला कि चेंज इन एनर्जी नेगेटिव थोड़ी ना होगी, वो तो आप बोल रहे हैं ना कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं होगा, इतना क्लियर है सबको। एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर एनर्जी रिलीज विल नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि आप ऑलरेडी वर्ड यूज कर रहे हो एब्जॉर्ब या फिर रिलीज, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब ही क्या है कि आपको खुद की तरफ से एनर्जी देनी पड़ रही है उसको, और रिलीज का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है और वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब अपनी तरफ से एनर्जी दे रहा है वो, ठीक है। तो आपको पता है जब खुद की तरफ से पैसे लगेंगे आपके वो नेगेटिव है, कहीं से पैसे मिलेंगे वो पॉजिटिव है, आगे बात समझ में। तो डेल्टा ई हमेशा E2 माइनस E1 रहेगा चाहे कुछ हो जाए, ओके। ये मिलन तुमने कैसा मैसेज किया है, पूरा स्क्रीन ही। अब देखो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो डेल्टा ई, आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक। अब मुझे बताओ, अब इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब N1 इक्वल्स टू 1 से लेके N2 इक्वल्स टू 4 का डिफरेंस पूछ रहा है। N1 ऑफ हाइड्रोजन एटम, सॉरी E1 ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, E1 ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, फिर -13.6, E और डेल्टा ई में अंतर समझो बच्चों, E और डेल्टा ई में अंतर समझो, -13.6 होगा, तो ये हो गया -13.6, और N2 जब 4 होता था तब कितना निकाला था हमने, लास्ट वाला कितना होता था, -0.85, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, E2 माइनस E1, मतलब 0.85 माइनस ऑफ -13.6, मतलब 12.75, 12.75 या 12.25, कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। ये क्या आ गया आपका डेल्टा ई, किसका, हाइड्रोजन का आ गया। लेकिन अगर मैं लिथियम की बात कर रही हूँ 7.5 आएगा, लेकिन मैं अगर लिथियम की बात कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कौन सी चीज ऐड होगी, एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, Z² ऐड हो गया, तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अभी भी देखो तो आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन एक बार करनी पड़ी, यहाँ पे आपको 0.85 से 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जैसे एनर्जी आप हाइड्रोजन का निकाल रहे थे, इंटू Z² कर दे रहे थे बाकियों का, अब यहाँ पे डेल्टा ई निकाल रहे हैं तो डेल्टा ई हाइड्रोजन का निकाल लो, इंटू Z² कर दो जिस भी एटम का पूछ रहा है, सिंपल। आगे समझ में जैसे हम बोल रहे थे कि एनर्जी मैंने 4 उसका याद कराया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर किसी दूसरे एलिमेंट का पूछ रहा था तो मैं Z² से मल्टीप्लाई करने को बोल दे रही हूँ। अगर मेरे को चेंज इन एनर्जी पूछ रहा है तो मैं दोनों इन सब में चेंज इन एनर्जी निकालूंगी, E1 E2 का पूछ रहा है, E2 E3 का पूछ रहा है, E3 E4 का पूछ रहा है, किसका भी पूछ रहा है वो निकालूंगी। अब इसका सेकंड पार्ट है कि हमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी निकालनी है फोटोन की। अब मैंने क्या बोला था कि एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट पे ये जो ट्रांजिशन होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके होगा, और ये जो एनर्जी होगा वो किस रूप में एब्जॉर्ब करेगा, वो फोटोन के रूप में, या फिर एनर्जी जो रिलीज करेगा किस रूप में करेगा, फोटोन के रूप में। तो यही जो एनर्जी की वैल्यू आई, इसको मैं फोटोन की एनर्जी बोल सकती हूँ कि जो एनर्जी की वैल्यू रिलीज हुई वो क्या किसकी वजह से हुई, फोटोन की वजह से। और एनर्जी के फोटोन का एनर्जी कितना होता है,
फोटॉन का एनर्जी कितना होता है, भूल गए क्या? एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा या फिर 12400 बाई लैम्डा, लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें वेवलेंथ मतलब लैम्डा और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है फोटॉन का, विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन, रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो मिनिमम एनर्जी होगी फोटॉन की वो कितनी हो, इतनी। ठीक है, हमें ये ट्रांजिशन कराना है। अगर इससे ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो E4 से कहां चला जाएगा, हो सकता है E5 पे चला जाए, E6 पे चला जाए, लेकिन मेरे को 4 पे ही पहुंचाना है, तो फिर ये मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, ये एनर्जी ऑफ फोटॉन हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल्स टू 12400 बाय लैम्डा। तो ये कितना है, 114.75 इज इक्वल्स टू 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। और यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी आपको पता है c बाय लैम्डा क्या हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, यहां से फ्रीक्वेंसी निकालोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से आपको दे सकता है। आपने क्या रखना है, एक तो बेसिक याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, या फिर आप हाइड्रोजन के वो जो चारों याद है उसको याद कर लो, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा। डेल्टा ई कब करना है, ई कब निकालना है, वो क्वेश्चन में तो पता ही है। आगे बात समझ में हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस। अब हम आते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। टॉपिक लिखो। ये सब फॉर्मूला आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है एनर्जी का और आपको पता है कि चेंज इन एनर्जी E2 माइनस E1 है, तो वो क्या हो जाएगा, और दोनों माइनस में थे और ये डेल्टा ही कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा नीचे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ही होगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में भी अगर इसमें गलत भी कर रहे होगे 1/n2 माइनस n1 कर रहे होगे तो आपको दिख ही जाएगा कि नेगेटिव में आ रहा है, जो कि नहीं आ सकता। ठीक है, तो दिमाग खोल के करना है। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम करते हैं। ठीक है, अब ये मैं बनाने जा रही हूँ एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इसमें मुझे बताओ लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी, लोएस्ट एनर्जी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, अपने ग्राउंड स्टेट में हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन किस में हो, सबसे अपने बॉटम पे प्लेस्ड हो। तो इसमें दो बातें लिखेंगे। पहला कि ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, orbit of lowest energy is placed at the bottom. दूसरी बात, जितनी भी अब एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो मैंने क्या बोला था, ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, ये अगर मैं E1 बोल रही हूँ ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्ड्स टू n इज इक्वल्स टू 1। इतनी बात समझ में आती है, n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे लिखते हैं, n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इससे जितना भी एनर्जी ऊपर जाते जाएगा वो मैं इसके ऊपर ही प्लेस करूंगी ना, नीचे तो करूंगी नहीं। तो लिखना है दूसरा बात कि ऑल द अदर ऑर्बिट्स हैविंग हायर एनर्जी, हायर एनर्जी वाले कहाँ होंगे, दे विल बी प्लेस्ड अबव। ठीक, अब देखो E1 कितना था, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, बाकी सारा जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है ऑलमोस्ट यही फॉलो करेगी मोर और लेस। ठीक है, Z स्क्वायर से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन जो पैटर्न है वो यही फॉलो होगा। ठीक है, E1 कितना था, E1 फॉर हाइड्रोजन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना। ठीक है, E2 कितना था, ये मेरा है E2, E2 corresponds to n is equals to 2। E2 कितना था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना कम हुआ, नियर अबाउट कितना, कितने गुना कम हो गया, 4 गुना कम हो गया। अभी याद नहीं हुए,
हो जाएंगे धीरे धीरे। E3 कितना था, मैंने बोला था -13.6, -3.4, -1.5 एंड 0.85। ठीक है, यहां से यहां आने में कितना गुना का चेंज आया, 4 गुना का चेंज आया। लेकिन N2 से N3 पे जाने में कितना गुना चेंज आया, ऑलमोस्ट हाफ हो गया, मतलब -1.5, हाफ से भी कम। ठीक, पैटर्न को क्या करना है, समझना है। E3 मतलब N = 3। E4 की वैल्यू कितनी थी, E4 की वैल्यू तो और भी कम, मतलब 0. इससे भी आधे से भी कम का चेंज हो रहा है। मतलब ये क्या होगा, ये और भी इसके पास होगा। है ना, कितना होगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन। पैटर्न समझ लो, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप इसमें, फिर ऊपर जाते जाओगे तो ये एनर्जी क्या होता जाएगा, ये E4 के लिए था, मतलब N = 4 के लिए। अगर मैं E5 के लिए जाऊं तो और एनर्जी गैप कम हो जाएगी, E5 यहां पर हो जाएगा, E6 यहां पर हो जाएगा ना। सीधा लाइन नहीं बना है वैसे, आप लोग सीधा बना लेना। ये आपका E4, ये आपका E5 और ये हो जाएगा E6। तो अगर थोड़े से ही ऊपर जाओगे तो क्या E∞ आ जाएगा, और E∞ पे जो वैल्यू होगी एनर्जी की वो 0 होगी। इतनी बात समझ में आती है? ये समझ में आया पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। E1 से E2 गए, 4 गुना कम हो गया। सब फर्क होता है अभी, शेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सब चीज में मैं फर्क। शेल मैंने क्या बोला था, जब आप अल्फाबेटिकली लिखोगे तो शेल होगा। ऑर्बिट 1 2 3 4, मैंने 1 2 3 4 में लिखा है ना। ऑर्बिटल भी आएगा आगे चल के, ठीक है, सब शेल भी आएगा, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ऑर्बिट और शेल में समझ जाओ। अब मेरे कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि हम जब देखो E1 से E2 आए या फिर E2 से E1 आए, मैंने दोनों तरफ एरो बना दिया है क्योंकि हमने डेल्टा E तो सेम ही लेना है, वो हम बोल देंगे एनर्जी एब्जॉर्ब करके एनर्जी रिलीज करके। डेल्टा E कितना है बताओ, डेल्टा E कितना है, नियरली कितना आ गया, 10.2। आया ना, -3.6 से -3.4, 10.2 हो गया। अगर 1 से 2 पे आ रहा है, 1 से 3 पर आ रहा है, तो अब डेल्टा ये क्या हो जाएगा, -3.6 और ये क्या है -1.5, कितना हो जाएगा, नियरली 12.75। ठीक, E4 पे जा रहा है E1 से, तो कितना हो जाएगा डेल्टा E आपका 0.85 और -13.6, कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये 12.1 होगा, ये 12.75 होगा, है ना। E1 से E∞ जा रहा है, E1 से E∞ जा रहा है, कितना एनर्जी का चेंज आया, डेल्टा E क्या हो गया 13.6। मतलब क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी जो ट्रांजिशन के लिए लगेगी किसी भी, वो लगेगी जब आप ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी जाओगे, है ना। और सिंस हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम, तो ये मैक्सिमम एनर्जी बराबर किसका होगा 13.6 के। इतनी बात समझ में आती है। मिनिमम एनर्जी किसी भी एक्साइटेशन को वो करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए,
मिनिमम एनर्जी का क्या मतलब है, अगर वो 1 पे है तो 2 पे आ जाए, ठीक है, यही होगा ना मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी कितनी जरूरी होगी, 10.2। तो मैं इसको लिख सकती हूँ E, दिस इज मिनिमम एंड दिस इज E मैक्सिमम, ठीक। ये एनर्जी डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इससे मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी, सिर्फ अगर ये समझ में आ गया तो मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगी कि आप मतलब बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़े हैं इस चीज को ऐसे, वो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे -13.6 z² किसी भी ट्रांजिशन के लिए, फिर दोनों से डेल्टा ई निकालेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूंगी बात जिससे आप देखते ही बता दोगे कि डेल्टा ई किसका ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा या किसका कम होगा। ये समझ में आ गया सबको? मतलब क्या बोलना चाह रही हूं मैं कि अगर एनर्जी को मेरे को मैक्सिमाइज करना है तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे फ्रीक्वेंसी को भी मैक्सिमाइज करना होगा। फ्रीक्वेंसी किसकी, जो फोटोन की एनर्जी मैं यहाँ पे दे रही हूँ उसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी क्या करूंगी मैं, मैक्सिमाइज करूंगी। और लैम्डा मतलब वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ को क्या करूंगी मैं, मिनिमम रखना चाहूंगी। तो अगर मुझे मैक्सिमम ट्रांजिशन कराना है मतलब मैक्सिमम एनर्जी चाहिए तो उसके लिए जो N1 की वैल्यू होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। N1 की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, वो मिनिमम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ। N1 की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए और N2 की वैल्यू मतलब जहां पे वो ट्रांसफर होके जा रहा है, ट्रांसमिट होके जा रहा है, वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? तो इसको लिख लेते हैं कि फॉर डेल्टा ई मैक्स, ठीक है, मतलब एनर्जी मैक्सिमम, डेल्टा ई मैक्स लिख लो, या फिर एनर्जी किसी भी ट्रांजिशन के लिए मैक्सिमम एनर्जी के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और वेवलेंथ ऑफ फोटोन को मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा, है ना। और मिनिमाइज कर दिया, इसको मैक्सिमाइज कर दिया, मतलब मुझे N1 को क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा और N2 को क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि किस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी मैक्सिमम लगेगी तो वहां पे आप N1 और N2 को देखेंगे, ठीक है। तो जो भी गिवन ऑप्शन होगा उसमें N1 मिनिमम होना चाहिए और N2 क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब यहाँ से दूसरी चीज पर आते हैं कि एनर्जी को मुझे मिनिमाइज करना है, एनर्जी को मुझे मिनिमाइज करना है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, किसने बोला था, प्लैंक ने बोला था। तो फ्रीक्वेंसी को मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा, लैम्डा दैट इज वेवलेंथ को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो मुझे अगर ये ट्रांजिशन क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो N1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट, और N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लोएस्ट, ठीक है। N1 क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और N2 क्या होना चाहिए, मिनिमम। ये बात समझ में आ गई? अब समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप लोगों को सिर्फ ऑप्शन देख के ही आंसर बता दोगे। ये जो नीचे की 2 लाइन लिखी है ना मैंने, सिर्फ इससे, ठीक है, बाकी ये सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पे आप जो पैटर्न चल रहा है वो भी आपने देख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, लिखो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एनर्जी विल बी maximum, for which of the following transition energy will be maximum। तो पहला है आपका ऑप्शन A 2 to 3, B है 3, एनर्जी हमें मैक्सिमाइज करनी है यहाँ पे, 3 to 4, C है 2 to 4 और
डी है आपका 3 to 5। दूसरा क्या है आपका? ए है 3 to 5, बी है 4 to 5, 5 to 6, and D is your 7 to 8. Next है 2 to infinite, B है 1 to 2, C है 2 to 4, and D है 1 to infinite. अगर ये मैंने नहीं बताया होता तो आप कैसे करते? पहले ये समझो, अगर ये नहीं बताया होता तो आप क्या करते? पहले E2 पे निकालते एनर्जी -13.6 z² z तो गिवन है ही नहीं, किसी भी के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं गिवन है तो आप उसको क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम ही कंसीडर करते हो। फिर 3 के लिए निकालते, दोनों ही खतरनाक वैल्यूज, और दोनों को माइनस करके उसके बाद इसको करते, फिर दोनों को माइनस करते, फिर चारों ऑप्शन में आपको ये करना पड़ता। अब आपको पता है कि आपको एनर्जी मैक्सिमाइज करना है, एनर्जी मैक्सिमाइज करना चाहिए, मतलब जो ट्रांजिशन का गैप होना चाहिए वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, और N1 क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। N2 क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अब यहाँ पे N2 तो देखो, एक का गैप है, एक का गैप है, दो का गैप है, दो का गैप है, और N1 मिनिमम किस में है? C में है, तो फिर आपका C करेक्ट हो जाएगा। कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। अगेन एनर्जी मैक्सिमाइज करनी है, मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, कितना हो जाएगा इसका? 3 to 5। अब इसमें 1 to 2 तो होगा नहीं, 2 to 4 भी नहीं होगा, दोनों में से ए नहीं बच्चे, डी। मैंने क्या बोला? N1 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये डी नहीं होता तो ए ऑप्शन होता, लेकिन डी को क्या लिखा है मैंने? 1 to infinity, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब देखना है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट है वेवलेंथ को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके ए 6 to 8, बी 4 to 5, इसको पहले 6 to 7 लिखो, 4 to 5, सी 6 to 9, D 3 to, next is your A 2 to 7, B 1 to infinite, C 3 to 10, और D 4 to 12। अब देखो मुझे क्या करना है, पहले मुझे बता दो आंसर। पहले का ए बिल्कुल सही, और दूसरे का डी, दूसरे का डी बेटा, डी। देखो वेवलेंथ मैक्सिमाइज करना है, मतलब मुझे एनर्जी क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। एनर्जी मिनिमम के लिए जो N2 होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा रोल कौन प्ले कर रहा है? N2। इधर ज्यादा रोल कौन प्ले कर रहा था? N1। N2 मिनिमम होना चाहिए। अब N2 मिनिमम किस में है? ये है 7, ठीक है, ये है 5, ये है 9, और ये है, ठीक है। अब ये देखो इसमें गैप कितने का है? एक ही ट्रांजिशन है, ठीक है, और ये है आपका। फिर ये अगर ये 6 to 8 होता, वैसे तो ऑप्शन ये है, लेकिन अगर ये 6 to 8 होता, ठीक है, तो भी नहीं। अगर ये 6 to 8 होता तो भी यही आंसर होता,
6 to 7 में भी यही आंसर होगा, 6 to 8 में भी यही आंसर होगा। अच्छा निकाल के देख लो, क्योंकि जैसे जितना ऊपर जाते जा रहे थे आपकी एनर्जी क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। 3 to 4 में ज्यादा होगा, 6 to 8 में और कम होगा। ये डायग्राम इसीलिए बनाया है। आगे बात समझ में। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, N2 को N1 को हाईएस्ट रखना है, N2 को लोएस्ट रखना है, तो डी में हो जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में। पता कैसे चलेगा? अब देखो 6 to, देखो ये तो एक एक का गैप है और ये पास पास में भी है, एक एक का गैप है और पास पास में भी है, और ये क्या है, दो का गैप है, एक तो 6 to 8 और एक 6 to 9 है, तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो। फर्स्ट पार्ट में सी कैसे होगा बेटा, 6 to 9 तो ज्यादा ट्रांजिशन हो रहा है ना, 6 to 8 में कम हो रहा है, ठीक है।